ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर एंड दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। ओके नो ये जो चैप्टर है ऑब्वियसली फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं और बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, इसमें दो सेक्शन है। सबसे पहले हम फोर्स को देखेंगे और उसके बाद हम प्रेशर को स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रेशर फोर्स पे ही डिपेंडेंट है और एरिया पे डिपेंडेंट होता है, तो उसको हम तब स्टडी करेंगे जब प्रेशर को देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो दैट इज अ पुश और पुल। ठीक है, पुश और पुल। ठीक है, अब पुश और पुल इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी चीज हम खींच रहे हो या कोई भी चीज हम ढकेल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जो एक फिनोमिनन काम कर रहा है वो क्या है? दैट इज अ फोर्स। और हम ये जानते हैं कि हम फोर्स को देख नहीं सकते। आप फोर्स को नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी फोर्स। वी कैन नॉट सी फोर्स। तो हमें पता कैसे चलता है कि हम फोर्स लग रहा है? तो वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम उसके इफेक्ट को देखते हैं। वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इफेक्ट किस किस चीज में दिखाई देता है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स लग रहा है? ठीक है, तो इफेक्ट हमें दिखता है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाती है। जैसे गाड़ी चल रही हो, आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुक जाती है। तो गाड़ी रुकी तो वो इफेक्ट दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाया ब्रेक के जरिए से। उसी तरीके से मींस हमें स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज दिखाई देता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि देखो यहां पे ये पेन मेरे हाथ पे रखी हुई, ठीक है, अब यहां पे ये रेस्ट में, पेन क्या है? रेस्ट में। ठीक है, पेन क्या है? रेस्ट में। अब मैंने इसको पकड़ा और अब ये मूव करती हुई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मूव क्यों की? क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। तो फोर्स तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पेन ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पेन ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज दिखाई देता है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए टेबल सामने है, वो चलने लगे यानी मूव करने लगे, तो इसका मतलब कोई फोर्स लगाए तभी तो मूव कर रहा है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज दिखाई देता है। इसी तरीके से इफेक्ट जो दिखाई देता है, डायरेक्शन में चेंज दिखाई देता है। जैसे एक बैट्समैन होता है, बॉल आ रही होती है उसके सामने, वो हिट करता है और बॉल दूसरी तरफ चली जाती है, उसके डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इफेक्ट दिखाई दिया डायरेक्शन के चेंज में। इसी तरह हमें इफेक्ट दिखाई देता है शेप ऑफ द बॉडी। शेप ऑफ द बॉडी में चेंज दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है, विजिबल है। ये मैंने जो हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब देखो यहां पे इसका एक शेप है। अब मैं इसको जब प्रेस करूंगा तो देखो इसका शेप चेंज कर गया। चेंज कर गया। ठीक है, तो ये शेप क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ फोर्स। देखो अब मैं इसको छोड़ दूंगा, देखो फिर से, फिर इसका शेप चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स जो है वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट या शेप ऑफ द बॉडी
को चेंज करने में क्या करता है, मींस इफेक्ट दिखाई देता है। तो इसीलिए हम फोर्स देख तो नहीं सकते लेकिन उसका इफेक्ट देख सकते हैं। कैसे? मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ले आता है, रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आता है, डायरेक्शन चेंज करता है, शेप चेंज करता है, एंड फाइनली हमें वो इफेक्ट स्पीड चेंज के फॉर्म में दिखाई देती है। जैसे गाड़ी चल रही है, अब अचानक से उसकी स्पीड बढ़ी, क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा। आप एक्सेलरेटर दबाते हो या बाइक का एक्सेलरेशन जब जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको एक्सेलरेट करते हो, उसको घुमाते हो, तो देखते हो बाइक की स्पीड बढ़ती है ना। तो बाइक की स्पीड क्यों बढ़ी? क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा है? फोर्स लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इफेक्ट दिखाई दिया वो स्पीड में चेंज दिखाई दिया आपको। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि जो ठीक है, जो आपका फोर्स होता है, तो फोर्स जो इफेक्ट डालता है वो हमें दिखाई देता है, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हालांकि फोर्स को हम नहीं देख सकते। तो बेसिकली फोर्स क्या है? इट्स अ पुल और पुश। ठीक है, अब फोर्स की बात आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। जैसे हम मास लेते हैं ना किलो में, भाई 2 किलो है, 5 किलो है, या टाइम लेते हैं सेकंड में, आर में, भाई 2 सेकंड हुआ, 2 घंटे हो गए, ठीक है, 10 मिनट हो गया, बोलते हैं ना मिनट, यानी यूनिट जरूरी है। क्लियर? तो इसी तरह फोर्स की यूनिट होती है एसआई यूनिट न्यूटन, जिसको हम सिंबल में लिखते हैं, दैट इज एन। ठीक है, तो फोर्स जब भी होगा, जैसे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन बोलेंगे, 5 न्यूटन बोलेंगे, 5000 न्यूटन बोलेंगे, मतलब जब फोर्स को हम पढ़ते हैं तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? दैट इज न्यूटन। अब आते हैं अगली कंडीशन पे। देखो, फोर्स को होने के लिए, फोर्स को लगने के लिए इंटरैक्शन ऑफ बॉडीज आर नेसेसरी। यानी जो बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है, उन दो बॉडी का इंटरैक्शन जरूरी है। इंटरैक्शन ऑफ बॉडीज, इंटरैक्शन ऑफ बॉडीज इज नेसेसरी। दोनों का इंटरैक्शन जरूरी है। यह नहीं है कि आप वहां बैठे हो, मैं यहां पे बैठा हूं, ठीक है, एक दूसरे से कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा तो फोर्स नहीं। ठीक है, इंटरैक्शन जरूरी है। अब वो इंटरैक्शन चाहे टच करके हो, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट हो, डायरेक्ट कांटेक्ट हो, ठीक है, या फिर कोई कांटेक्ट ना हो, जैसे मैग्नेट में होता है। मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाने के लिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ओके, अब देखो 2 मैग्नेट्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं 2 मैग्नेट्स। ओके, अब देखो यहां पे मैंने रखा एक मैग्नेट को, तो देखो अब इस, यानी कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है, इंटरैक्शन जरूरी है, दोनों को इंटरैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरैक्शन कर रहे हैं आपस में, लेकिन देखो अब इसमें क्या हो रहा है, क्या इसको फोर्स लगाने के लिए इसको टच करने की जरूरत पड़ रही है? देखो, इसको टच करने की जरूरत पड़ रही है, ये दूर से ही फोर्स लगा ले रहा है ना, देखो, देखो, ठीक है, दूर से ही फोर्स लगा लिया, चिपक गया। तो इसका मतलब है कि इंटरैक्शन जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो फोर्स, जो दो बॉडीज हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करेंगे तभी फोर्स लगेगा।
तो इसका मतलब ये इंटरैक्शन डायरेक्ट इंटरैक्शन भी हो सकता है, मतलब फिजिकल टच। जैसे मिसाल के तौर पर ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। अब ये पेन अपने आप ऊपर चली जाएगी, मतलब मैं इसको यूं करूं जादूगर की तरह, ये चली जाएगी, गई कहां जा रही है? तो इसका मतलब अगर इस पेन को मूव करना है तो मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा। देखो, इंटरैक्शन हुआ है और टच इंटरैक्शन हुआ है, मुझे इसको टच करना पड़ा और उसके बाद अब ये ऊपर जा रही है, दिख रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब इंटरैक्शन में जब फोर्स लगेगा तो बहुत सारे फोर्सेस ऐसे हैं जहां पे दोनों बॉडीज को टच करना जरूरी होगा, तभी फोर्स होगा, कांटेक्ट करना जरूरी होगा। ठीक है, और ऐसे भी इंटरैक्शंस हो गए, ऐसा भी फोर्स लगेगा जहां पे नो कांटेक्ट, नो फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी, नो फिजिकल कांटेक्ट इज देयर। जैसे कि अभी मैग्नेट का मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे या ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, तो जरूरी नहीं है, देखो यहां पे ये देखो नेल रखा है मैंने और ये मैग्नेट है। अब देखो मैग्नेट एक बॉडी है, नेल दूसरी बॉडी है, तो अब इन दोनों बॉडी को फोर्स लगाने के लिए करीब तो आना पड़ेगा ना, इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा, लेकिन वो टच करेंगे या बिना टच के फोर्स लगेगा? ये देखो मैं इसको करीब लाया, जैसे ही इसके करीब ला रहा हूं और देखो, ठीक है, अभी देखो ये चिपक गया, यानी फोर्स लग गया बिना नेल और मैग्नेट के आपस में टच किए हुए। ठीक है, तो इसीलिए जो इंटरैक्शन, यानी इंटरैक्शन जरूरी है, लेकिन वो इंटरैक्शन टच इंटरैक्शन भी हो सकता है, मतलब कांटेक्ट होना जरूरी होगा तभी वो फोर्स लगेगा। और नो फिजिकल कांटेक्ट मतलब कि कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट, दूर से ही वो अपना फोर्स लगा देंगे, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्जन। ठीक है, तो इसी इंटरैक्शन के बेसिस पे, यानी कि किस टाइप का इंटरैक्शन है, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्सेस, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं इसी टाइप ऑफ इंटरैक्शन के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, जो एक होता है दैट इज कांटेक्ट फोर्सेस, मतलब यहां पे दोनों बॉडीज को पहले कांटेक्ट होना पड़ेगा तब फोर्स लगेगा। ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस, जैसे मैंने आपको पेन और मेरे हाथ का एग्जांपल दिया। ठीक है, और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, मतलब यहां पे फोर्स लगाने के लिए दोनों बॉडीज को कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, कांटेक्ट नहीं होगा तब भी फोर्स लग जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स, जो अभी मैंने पेन और हैंड का एग्जांपल दिया, मैंने अपने हाथ से मस्कुलर फोर्स लगाया था तभी वो पेन ऊपर गया। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स हम पढ़ेंगे दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, और 8th क्लास में आप फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर बकायदा पूरा एक नया चैप्टर है इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे, तो फ्रिक्शन को उसमें और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ठीक है, इसी तरह नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में एक है मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट्स या फिर जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती बॉडीज लाइक आयरन, उनके बीच में लगेगा। ठीक है, सेकेंड नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस के बीच में लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और थर्ड टाइप ऑफ फोर्स होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप 9th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर ग्रेविटेशन के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो तीन तरह के फोर्सेस होते हैं, वन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आई एम जस्ट कमिंग।
ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं सबसे पहले। तो ये समझ में आ गया टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस पहले कॉन्टैक्ट होगा फिर फोर्स लगेगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कॉन्टैक्ट नहीं होगा और फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दैट इज अबाउट मस्कुलर फोर्स, देन फ्रिक्शनल फोर्स, देन मैग्नेटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ऑल। हो गया, ओके। अब देखिए यहां पे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स की अगर हम बात करें तो मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है, द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी, द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, मैंने पेन को उठाया हुआ है, पकड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूं इस पेन को लिफ्ट करने के लिए, या फिर मस्कुलर फोर्स लगाते किसी चीज को पुल करने के लिए या किसी चीज को ढकेलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस जो मसल्स लगाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज द मस्कुलर फोर्स। उसके बाद करते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ठीक है, द फोर्स which always opposes the motion of the object is called frictional force। ठीक है, मींस जैसे मिसाल के तौर पर कि आपने देखा होगा कि फील्ड में बहुत सारी ग्रास होती है, ठीक है, और जो क्रिकेट बॉल होती है, अगर उस क्रिकेट बॉल को आप रोल कराओगे, ठीक है, ये क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और यहां पे इसको आप रोल कराओगे तो कुछ देर बाद ये क्रिकेट बॉल जो होगी वो क्या कर जाएगी, ये स्टॉप कर जाएगी, इट विल स्टॉप, रुक जाएगी। होगा, ये रुक जाएगी। तो ये रुकती क्यों है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट्स जो कांटेक्ट में है, वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब अगर आप इसको जूम करके देखो, इस पोर्शन को जूम करके देखो, तो यहां पे बॉल है, बहुत ध्यान से समझना, और ये ग्रास है, ठीक है, तो यहां पे ग्रास और बॉल का कांटेक्ट हो रहा है। अगर इसको और जूम करके देखोगे तो यहां पे जो बॉल है वो रफ सरफेस है, और ग्रास भी जो है वो भी रफ सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली और जूम करोगे तो यहां पे एक इंटरलॉकिंग टाइप की बन जाती है, लाइक दिस, ऐसे, देखो ऐसे, समझ रहे हो, आप जूम करते चले जा रहे हो तो यहां पे इस टाइप से। तो जो दो सरफेसेस होते हैं, जैसे कोई भी हो, जैसे ये टेबल रखी हुई है, ठीक है, या फिर चेयर रखी हुई है, तो या कार चल रही है, टायर है, टायर में देखा होगा रफ सरफेसेस होते हैं, तो बेसिकली जो रोड होता है तो रोड बहुत रफ होता है, ठीक है। तो अब जो ये टायर होता है इसको जूम करके एकदम देखोगे तो आपको दिखेगा यहां पे छोटे छोटे रफ सरफेसेस, और ये इंटरलॉकिंग ऐसे करते हैं, मतलब एक इस तरफ जा रहा है तो एक इस तरफ जा रहा है। तो ये बताओ क्या मैं हाथ अपना मूव करा पा रहा हूं, ये फंस गया ना, इंटरलॉक हो गया ना। हाँ भाई, देखो ये इंटरलॉक हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरलॉकिंग हो जाती है और फंसता रहता है, और धीरे धीरे ये जो आपका बॉल मूव कर रहा था वो एक वक्त आके रुक जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप दौड़ रहे हो बहुत तेज, और रास्ते में आपके सामने बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं जो वन बाय वन अपना हाथ बस आपको छुला रहे हैं, टच कर रहे हैं,
यानी टच करते हैं। आप बहुत सारे बच्चे, 100 बच्चे खड़े हुए हैं लाइन से, और आप भागते चले जा रहे हो और वो आपकी बॉडी पर टच करते जा रहे हैं, ये बताओ आपकी स्पीड स्लो होती चली जाएगी कि नहीं? क्यों भाई? ठीक है, तो वैसे ही है, जो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, आप समझो वो क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और आप जो दौड़ रहे हो वो इधर दौड़ रहे हो, अपोजिट। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस वजह से ये अपोज करता है, और धीरे 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 वो क्या होगा, वो मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, रोक देगा। जब फ्रिक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको 3 तरह के फ्रिक्शन पता चलेंगे, ठीक है। लेकिन बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट, जैसे मिसाल के तौर पर कि इस वक्त मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बना दूं, जैसे मान लीजिए ये बेड है जिस पे आप बैठे हुए हैं, और ये जमीन है, ठीक है। तो ये जो बेड का पाया है, ये जो इसका लेग है, इसके बीच में भी रफ सरफेस है, और ये जो आपका जमीन है यहां भी रफनेस है, ठीक है। तो यहां पे देखो, जितना रफ होगा ना, जितना सरफेस रफ होगा, क्योंकि जो सरफेस से टच करते हैं उसी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो लेग है और ये जो जमीन टच कर रही है जमीन को, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए ये बेड रुकी हुई है, ठीक है। तो जितना रफनेस आप बढ़ाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, और जितना स्मूथनेस बढ़ाओगे, जितना स्मूथनेस बढ़ाओगे उतना फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। जैसे कैरम जब खेलते हैं, हालांकि फ्रिक्शनल फोर्स मुझे यहां डिटेल में नहीं पढ़ाना है, बट एक और एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं। कैरम जब खेलते हैं तो ये बताओ, जब पाउडर नहीं डालते हैं तो ये जो कैरम होता है वो क्या होता है, रफ या स्मूथ? जब पाउडर नहीं डालते हैं, कैसा होता है, रफ होता है, स्मूथ होता है? हाँ, जब पाउडर बेटा नहीं डालते हैं। अच्छा ये बताओ, जब पाउडर डाल देते हैं तब ज्यादा स्मूथ होता है या रफ होता है? तो देखो, जब पाउडर नहीं डालते हैं तो जो कॉइन होती हैं वो मूव करने में परेशानी होती है, लेकिन जैसे ही आप पाउडर डाल देते हो उसके ऊपर, तो आप देखते हो ये जो कॉइन होती है ये फ्रीली मूव करती है। जो गोटियां होती हैं, कॉइन्स जो होती हैं, वो फ्रीली मूव करती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही आपने पाउडर डाला स्मूथनेस बढ़ गई, तो कॉइन और बोर्ड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो कम हो गया, जिससे गोटियां ज्यादा, मतलब कॉइन्स जो है वो अच्छे से मूव करने लगे। लेकिन जब आपने पाउडर नहीं डाला था तो रफनेस ज्यादा थी, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वो कॉइन मूव करने में परेशानी होती है। पॉइंट समझ में आ गया? इसी तरह आप देखो, चप्पल आप पहनते हो, घिस जब जाती है तो आप फिसल जाते हैं, होता है ना, क्योंकि जब चप्पल घिस जाती है नीचे से तो स्मूथ हो जाती है, ज्यादा चिकनी हो जाती है। तो स्मूथनेस जब बढ़ेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, जिससे जिससे क्या होगा, आप फिसल जाते हो। लेकिन वही चप्पल नहीं खरीदोगे, उसमें बहुत सारे ग्रूव्स, डिजाइन इस टाइप से बने हुए होते हैं, ठीक है। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जितना रफनेस होगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, और ये चप्पल नहीं फिसलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स दो बॉडी के बीच में जहां वो कांटेक्ट करती है वहां पे वो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़े।
चलिए, तो ये दो तरह के हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स वो होता है दैट इज अप्लाइड बाय द मैग्नेट्स। द फोर्स which is applied by the magnets। ठीक है, अब ये जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता है ये दो नेचर का हो सकता है। या तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन का होता है या तो रिपल्जन का होता है। ठीक है, या तो फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन कब करता है हम ये जानते हैं, जो मैग्नेट होता है बेसिकली, अगर हम एक बार मैग्नेट को लें, ये हॉर्स शू मैग्नेट होता है। ये जो है ना, ये हॉर्स शू मैग्नेट आप 10 में पढ़ोगे। देखो हॉर्स के जैसे शूज होते हैं ना, उसके जो लगाए जाते हैं आर्टिफिशियल, वो शेप का होता है। ये बार मैग्नेट है, बार की तरह होता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट होता है बेसिकली, अगर हम बार मैग्नेट की बात करें एज एन एग्जांपल लें, ठीक है, तो इसके दो पोल्स होते हैं। ठीक है, वन पोल इज नॉर्थ एंड वन पोल इज साउथ। ठीक है, वन पोल इज नॉर्थ एंड वन पोल इज साउथ। तो देखो अट्रैक्शन कब होगा, जब एक मैग्नेट का साउथ होगा और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ होगा। दूसरा मैग्नेट का क्या होगा, नॉर्थ होगा, तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, यानी अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, कहने का मतलब क्या हो गया, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है, और रिपल्जन कब होगा, जब सेम पोल्स होंगे, मतलब साउथ साउथ आ जाए साथ में, या नॉर्थ नॉर्थ आ जाए, तो क्या होगा, मतलब अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, सेम पोल्स रिपेल। सेम पोल्स रिपेल, जैसे एक मैग्नेट है उसका नॉर्थ है, ये साउथ है, दूसरा मैग्नेट आपने रखा तो उसका नॉर्थ नॉर्थ के सामने पड़ गया, तो फिर ये दोनों रिपेल करेंगे। इसी तरह से एक मैग्नेट है उसका साउथ है और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ साउथ के सामने आ गया, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन मींस द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो वो फोर्स अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, वो डिपेंड करेगा पोल्स कौन से इंटरैक्ट कर रहे हैं। यानी अगर ऑपोजिट पोल्स अगर कर रहे हैं तो अट्रैक्ट करेगा, अगर सेम पोल्स कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, दूर दूर जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरीके से बात करते हैं आगे, मींस नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट वन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो नाम से ही लग रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, यानी वो फोर्स जो चार्जेस के बीच में लगता है, मींस द फोर्स एक्सर्टेड, ये हम थर्ड एंड लाइटनिंग जो आपका चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे भी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ने वाले। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस। जैसे यहां पे भी वही चीज है कि सेम चार्ज रिपेल, सेम चार्ज रिपेल, ठीक है, और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, जैसे दो बॉडीज हैं, ठीक है,
एक के ऊपर है प्लस 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 प्लस, दूसरे पे भी है प्लस प्लस प्लस, तो दोनों बॉडीज पे सेम चार्जेस है तो ये रिपेल करें। इसी तरीके से दो बॉडीज हैं और एक बॉडी पे माइनस 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 है, दूसरी बॉडी पे भी माइनस 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 है, तो दोनों बॉडी पे सेम चार्जेस है, ये भी क्या करेंगे, रिपेल, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन दो बॉडीज हैं और एक पे है प्लस और दूसरी बॉडी पे है माइनस, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है? ऐसा कुछ सिंपल सी चीज स्कूल लाइफ में तो बहुत बच्चे करते हैं और वो एग्जाम्पल है इसका। ऐसा कुछ देखा है आपने? जब तक आप सोच के बताइए। हाँ भाई, देखो याद करो, स्कूल लाइफ में तो अक्सर बच्चे करते हैं, कुछ स्केल लेके बालों पे रगड़ते हैं, पीस ऑफ पेपर रखा होता है वो चिपकता है स्केल में। ऐसा कुछ किया नहीं? हाँ, तो वो एग्जाम्पल किसका, वो इसी का तो, चार्जेस का। वो जब रगड़ते हैं स्केल को बालों पे तो उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। तो स्केल के ऊपर जो चार्ज होता है और पेपर के ऊपर जो चार्ज होता है वो ऑपोजिट नेचर होता है, इस वजह से पेपर अट्रैक्ट होता है स्केल की तरफ। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ओके, अभी मैं एक जब तक पॉज कर दे रहा हूं, चीज में दिखाता हूं, साइमुलेशन। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमारे पास स्वेटर है और वॉल है एक और बलून है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज दोनों हैं, ठीक है, इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज दोनों, इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज, ओके। अब देखो मैं अब इसको करीब ला रहा हूँ स्वेटर के। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर रगड़ा, स्वेटर के ऊपर रगड़ा, बलून को जब हम रगड़ेंगे तो देखो अब बलून के ऊपर क्या चार्ज आ गया, निगेटिव, और स्वेटर के ऊपर क्या रह गया, पॉजिटिव। तो देखो अब स्वेटर के ऊपर पॉजिटिव है और बलून के ऊपर निगेटिव है, तो जब मैं इसको छोड़ रहा हूं तो देखो बलून स्वेटर की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्ट करेगा, दिख रहा है। और यही बलून को अब मैं इधर ला रहा हूं तो देखो दीवार, क्योंकि बलून के पास पहले ही नेगेटिव चार्ज बहुत सारे आ चुके हैं, तो अब मैं दीवार की तरफ जब ले जा रहा हूं तो देखो जो निगेटिव चार्ज हैं ये देखो दूर जाते हुए दिख रहे हैं, दीवार के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये दूर जाते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ ये बलून अट्रैक्ट हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत ये चिपक जा रहा है, लेकिन हल्के से। लेकिन जब मैं इसको स्वेटर की तरफ कर रहा हूं तो बहुत तेजी से जो है, देखो ये स्वेटर की तरफ ज्यादा तेजी से जा रहा है, देखो, देख रहा है, क्लियर। और जैसे ही मैं इसको दीवार की तरफ कर रहा हूं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल हो जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव से वो अट्रैक्ट कर जाता है। देखो मैंने छोड़ दिया, बलून अभी भी चिपका हुआ है, लेकिन मैं इसको हल्का सा भी रिलीज कर रहा हूं, देखो यहाँ पे, देखो अभी भी अट्रैक्ट हो रहा है। मैं इधर करता हूं, ये देखो स्वेटर की तरफ चला गया, दिख रहा है। तो यहां से ये पता चलता है कि जब हम, मैं फिर से रीसेट कर देता हूं इसको, ठीक है, देखो अब मैं इसको यहाँ पे रगड़ रहा हूं, नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको स्वेटर पे कर रहा हूं तो वो डिपेंड करता है मटेरियल के भी ऊपर कि किसमें चार्जेस ट्रांसफर करेंगे। और ज्यादातर इंसुलेटर्स, जो इंसुलेटर्स होते हैं वहां पे ये स्टैटिक चार्ज डेवलप करते हैं। तो देखो अब ये अट्रैक्ट हो गया, अभी देखो, अभी मैंने इसको यहाँ पे करीब में किया तो चार्ज अट्रैक्ट हुआ, उसके बाद देखो ये चिपक जा रहा है, ठीक है। तो इस साइमुलेशन से हमने स्टडी किया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है
वो चार्जेस के बीच में लगता है, और अगर चार्जेस का नेचर सेम है तो रिपेल करेगा, अगर ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा। और यही आपको मैंने साइमुलेशन से दिखाया, और यही आप प्रैक्टिकली करते भी हो। स्केल जब आप रब करते हो तो स्केल के ऊपर चार्ज आ जाता है, और फिर जब आप पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है, थोड़ी देर बाद गिर भी जाता है, क्योंकि ये चार्जेस टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। मजा आया सिमुलेशन देख के? हाँ भाई, अब बढ़ते हैं लास्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स, ठीक है, और ये फोर्स यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, कोई भी दो। मतलब इस वक्त आपके सामने लैपटॉप है या मोबाइल है, वो मोबाइल आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। आपके पास बेड है, वो बेड आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बेड आप बेड पे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, आप मून पे फोर्स लगा रहे हो, मून आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अर्थ मून पे लगा रहा है, सन पे, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। और ये पूरा का पूरा आप डिटेल में 9th क्लास में पढ़ोगे। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स होता है, एंड द फोर्स which is applied, ठीक है, which is applied between any two objects, between any two objects of the universe, कोई भी दो objects of the universe, the force which is applied between any two objects of the universe is called gravitational force, is called gravitational force। यानी ये फोर्स जो है, ये यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे लगा रहे हैं, और हर वक्त लगा रहे हैं, इस वक्त लग रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना भारी है, जितना भारी होता चला जाएगा उतना फोर्स बढ़ता चला जाएगा। और वो ऑब्जेक्ट जितना दूर होंगे, जैसे हम और सन बहुत दूर है ना, तो इस वजह से हमारे ऊपर जो फोर्स लग रहा है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम लग रहा है, और अर्थ हमसे बहुत करीब है, इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, यानी इस वक्त ये पेन जो है मेरे हाथ में, ये मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कैसा होता है, देखो इसमें ऐड कर सकते हैं, इसका नेचर अट्रैक्शन होता है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, नॉट रिपल्जन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या डेफिनेशन होगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज अप्लाइड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हर मैं इस वक्त लैपटॉप मेरे पे लगा रहा है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि दोनों का मास कितना ज्यादा है, या डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी ज्यादा या कम है। जितनी डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे फोर्स कम होता चला जाएगा, और जितनी डिस्टेंस कम करते चले जाओगे फोर्स बढ़ता चला जाएगा। जितना ऑब्जेक्ट भारी करते चले जाओ, यानी कि आप अपने आप को ले रहे हो, आप ये जो है एक फोम ले रहे हो, या आप अर्थ को ले रहे हो, सन को ले रहे हो, बड़े बड़े स्टार को ले रहे हो, तो जितना आप मास बढ़ाते चले जाओगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल यहां पे इस लेवल पे अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक यूनिवर्सल फोर्स है, जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का एक दूसरे पे ये फोर्स लगाता है, और इसका नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर। पॉइंट समझ में आ गया? इसका नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बताइए क्या मैं और आप इस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे या नहीं लगा रहे? बहुत सोच समझ के बताना। यहां पे लिखा हुआ है एनी टू ऑब्जेक्ट्स, और इसीलिए इसको किस में पढ़े? नॉन कॉन्टैक्ट, क्योंकि दोनों बॉडीज में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए।
तो अब ये बताओ, मैं और आप अपनी शॉप पे या घर पे होगे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ अजीजिया में, हम दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस। हम लोग एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि इतनी दूर है और हमारे मासेस से इतना कम है, इस वजह से फोर्स के, और क्योंकि हमारे ऊपर सिर्फ एक फोर्स नहीं लगता, एक वक्त में एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, कल 4 बजे याद रखिएगा। तो कल अब टेस्ट का जो होगा, गूगल क्लासरूम ऐप पे मैं अपडेट कर दूंगा डेट और टाइम, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब जाहिर सी बात है, ज्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट सैटरडे में होगा या उसके नेक्स्ट सैटरडे में होगा। ठीक है, तो कल 4 बजे से क्लास आपकी होगी, डोंट गो एनीवेयर। अभी मैं अटेंडेंस ले लूं आपकी। कल हम आगे इसके पढ़ेंगे, यानी कि हम अदर यूनिट्स ऑफ फोर्स देखेंगे, बैलेंस अनबैलेंस देखेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने देख भी लिया सारी चीजों को, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके देन।